दोस्तों आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10th का विज्ञान अध्याय 10। इस पार्ट में जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सभी बहुत ही महत्वपूर्ण है और साथ में आपको ये भी बता दें कि इसमें प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चंस भी शामिल किया गया है पिछले 10 साल का। अगर इसमें दिए हुए सभी क्वेश्चंस को आप याद कर लेते हैं तो इस पार्ट से जितना भी क्वेश्चन पूछा जाएगा एग्जाम में आप सभी क्वेश्चंस का हल कर लेंगे। ठीक है, तो वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं बता दूं, अगर आप नए हैं तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आप लोगों को चैप्टर वाइज और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और पिछले 10 साल का प्रीवियस ईयर्स को क्वेश्चंस ये सारा अपलोड किया जा रहा है। मैथ भी, इंग्लिश भी और सोशल साइंस भी, ये सब का भी आप लोगों को बहुत ही जल्द अपलोड करेंगे, जिससे आप अच्छे से तैयारी कर पाएंगे। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन देखते हैं फिलहाल चैप्टर 10 का। मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस लगा रहता है? तो मानव नेत्र में जो लेंस होता है वो होता है उत्तल लेंस, तो इसलिए हो जाएगा आपका उत्तल लेंस। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक लिखिए। तो लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है? तो डायोप्टर होता है, तो यहाँ डायोप्टर हो गया। गोलीय दर्पण कितने प्रकार की होती है? तो गोलीय दर्पण 2 प्रकार की होती है। कौन कौन से? अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। उसी तरह से यहाँ पे है आपतन कोण तथा परावर्तन कोण बराबर होते हैं। तो आपतन कोण और परावर्तन कोण हमेशा बराबर होते हैं, यानी सदैव बराबर होते हैं। प्रकाश की किरणें गमन करती है। तो देखिए प्रकाश की किरण जो होती है वो गमन करती है सीधी रेखा में, जिसे सरल रेखा में भी आप बोल सकते हैं। निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है? तो निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। ठीक है, प्रकाश की चाल किसमें सबसे अधिक होती है? तो प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है किसमें? तो पे निर्वात में होती है। राइट, ये नहीं होगा आपका, कांच में नहीं होगा, क्योंकि कांच में जो होता है प्रकाश की किरणें बहुत ही कम होती है, यानी धीमी होती है। ठीक है, प्रकाश परावर्तन के कितने नियम है? तो प्रकाश परावर्तन के 2 नियम है। ठीक है, प्रकाश परावर्तन के 2 नियम है। अब प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है? तो प्रकाश के अपवर्तन के नियम भी 2 ही है। परावर्तन के नियम लागू होते हैं। तो देखिए परावर्तन के नियम कहाँ लागू होते हैं? तो वो लागू होते हैं सभी परावर्तक पृष्ठों पर, मतलब वैसे पृष्ठ जिससे प्रकाश की किरणें परावर्तित होती है वो उसमें लागू होती है। प्रकाश तरंग उदाहरण है। देखिए प्रकाश तरंग कैसा तरंग का उदाहरण है? तो वो है विद्युत चुंबकीय तरंग। ठीक है, प्रकाश जो होती है वो होती है विद्युतीय चुंबक तरंग होता है। समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होती है? तो समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब की प्रकृति होती है आभासी तथा सीधा। ठीक है, आभासी तथा सीधा। किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है? तो धनात्मक जो होती है दर्पण की वो होती है उत्तल। यहाँ पे ये नहीं होगा, ठीक है, यहाँ होगा उत्तल दर्पण की धनात्मक होती है उत्तल, और ऋणात्मक होती है अवतल का। ठीक है, तो ऋणात्मक जो होगा यहाँ होगा अवतल। ये जो यहाँ पे है यहाँ पे ऋणात्मक लिखना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे ऋणात्मक नहीं धनात्मक है, तो इसीलिए अगर धनात्मक यहाँ है तो यहाँ का होगा उत्तल। किस दर्पण की फोकस दूरी? यहाँ पे होगा ऋणात्मक। ठीक है, कौन सा होगा? ऋणात्मक, क्योंकि धनात्मक वाला हम लोग वहाँ देख लिए। ठीक है, तो यहाँ पे होगा ऋणात्मक। तो ऋणात्मक किस में होता है? अवतल में होता है। ठीक है, किसमें? अवतल में, अवतल दर्पण में होता है ऋणात्मक। अगर लेंस में पूछे तो याद रखिएगा अवतल लेंस में भी ऋणात्मक होता है और उत्तल लेंस में धनात्मक होता है। उत्तल वाला धनात्मक और अवतल वाला ऋणात्मक, ये अच्छे से आप याद कर लीजिएगा। उस दर्पण का नाम बताइए जो बिंब का सीधा तथा आवर्धित प्रतिबिंब बनाता है। तो कौन सा दर्पण है? वो है अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण? अवतल दर्पण। किस दर्पण की दृष्टि क्षेत्र विस्तृत होता है? तो वो होता है उत्तल का। ठीक है, उत्तल दर्पण का क्षेत्र विस्तृत होता है। सौर भट्टियों में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो सौर भट्टी में जो दर्पण का उपयोग किया जाता है वो अवतल दर्पण का, तो अवतल हो जाएगा आपका सही। वाहनों के अग्रदीपों में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो वाहन के अग्रदीपों में किया जाता है अवतल दर्पण का। अग्रदीप मतलब हेडलाइट जो होता है गाड़ी का, उसमें कौन सा होता है? अवतल दर्पण होता है उसमें। वाहन के पश्च दृश्य दर्पण के रूप में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? यानी पीछे के देखने के लिए दृश्य किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो उसमें उत्तल दर्पण का यूज किया जाता है। ठीक है, उत्तल दर्पण का।
सोलर कुकर में किस गोलीय दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो सोलर कुकर में भी अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है, अवतल। मोटर चालक के सामने कौन सा दर्पण लगा रहता है? मोटर चालक के सामने जो होता है वो होता है उत्तल दर्पण। किस प्रकार का लेंस वास्तविक उल्टा तथा वस्तु के आकार से बड़ा यहाँ पे प्रतिबिंब होगा? ठीक है, बड़ा प्रतिबिंब बनाता है। तो कौन सा बनाता है? वो उत्तल लेंस बनाता है। ठीक है, वास्तविक उल्टा तथा वस्तु के आकार से बड़ा, ये उत्तल लेंस बनाता है, उत्तल लेंस। दर्पण नहीं, दर्पण में छोटा बनेगा। किस प्रकार का लेंस आभासी सीधा तथा वस्तु के आकार से छोटा प्रतिबिंब बनाता है? तो उसमें उत्तल था, बड़ा बना रहा था, लेकिन इसमें छोटा, तो कौन होगा? अवतल लेंस होगा। ठीक है, अवतल लेंस। हजामत बनाने के लिए किस दर्पण का व्यवहार किया जाता है? यानी किस दर्पण का उपयोग किया जाता है दाढ़ी बनाने के लिए सैलून में? तो अवतल दर्पण का किया जाता है। डॉक्टर दांत को चेक करने के लिए किस दर्पण का उपयोग करते हैं? दांत देखते हैं अंदर, ठीक है, कि कैसा है, ठीक ठाक है या नहीं है, तो उस दर्पण को यूज करते हैं, अवतल को। ठीक है, अवतल दर्पण का यूज करते हैं उन लोग भी, क्योंकि इसमें बड़ा बड़ा दिखता है ना अवतल दर्पण में, और लेंस में छोटा छोटा। किसी दर्पण से आप चाहे कितनी ही दूरी पर खड़े हो, आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है। यह संभवत दर्पण है। कौन सा दर्पण है ये? जिसमें आप चाहे कितनी भी दूरी क्यों नहीं हो खड़े, आपको उसमें सीधा ही प्रतिबिंब प्रतीत होगा। तो या तो समतल अथवा उत्तल, क्योंकि समतल में भी होता है, ठीक है, सीधा, और उत्तल में भी सीधा होता है। दर्पण सूत्र लिखिए। ठीक है, देखिए दर्पण सूत्र क्या होता है? तो वो होता है 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। ये जो होता है दर्पण सूत्र। अगर इसमें प्लस के बजाय यहाँ माइनस कर दे, यानी यहाँ माइनस कर दे, तो क्या हो जाएगा? ये लेंस सूत्र हो जाएगा। ठीक है, लेंस सूत्र जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, इसको भी लिख देता हूँ मैं, 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। ये जो प्लस वाला है दर्पण सूत्र, ये जो माइनस वाला है लेंस सूत्र। ठीक है, कौन सा पदार्थ का लेंस बनाने में प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है? लेंस बनाने के लिए यूज नहीं किया जा सकता है कौन सा पदार्थ? मिट्टी। तो मिट्टी का लेंस नहीं बनाया जा सकता है। ठीक है, तो अवतल लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा वस्तु से क्या होता है? छोटा होता है। ठीक है, अवतल लेंस में हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है। अवतल लेंस द्वारा किसी वस्तु का हमेशा किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है? तो उसमें छोटा था ना, लेकिन इसमें आभासी। कैसा बनता है? आभासी बनता है। किसी शब्दकोश में दिए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे? तो कौन सा लेंस पसंद करेंगे आप? तो देखिए 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस। ठीक है, इसे हम लोग यूज करेंगे। किसी शब्दकोश के छोटे अक्षर वाला पहले भी था उधर उत्तल लेंस का, तो वही क्वेश्चन यहाँ है, केवल इसमें ऐड किया गया है 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी। एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने वाले प्रकाश की किरणें मुड़ जाती है। किरण के मुड़ने को क्या कहा जाता है? देखिए जब भी प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, तो वो किरणें जो होती है उसकी दिशा बदल जाती है, यानी मुड़ जाती है। तो उसे क्या कहते हैं, यानी किस कारण ऐसा मुड़ जाता है? तो अपवर्तन के कारण। किसके कारण? अपवर्तन। स्नेल के नियमानुसार होता है। तो नियमानुसार क्या होता है? तो ये होता है, यहाँ पे इस तरह से लिखा हुआ है, ये हो गया साइन आई कोण जो होता है, आपतन कोण परावर्तन कोण, यहाँ पे साइन आर, ऊपर आपतन कोण का, नीचे परावर्तन कोण का। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अवतल लेंस को क्या कहा जाता है? तो अवतल लेंस को अपसारी भी कहा जाता है। ठीक है, अवतल लेंस को अपसारी। और उत्तल लेंस को क्या कहा जाता है? तो अभिसारी। ठीक है, उत्तल लेंस को अभिसारी। गोलीय दर्पण की फोकस दूरी यानी एफ एवं उसकी वक्रता त्रिज्या यानी आर में क्या संबंध है? यानी साफ कहा जाए तो फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध है, यानी एफ और आर में क्या संबंध है? तो देखिए आर बराबर क्या होता है? 2f। तो ये हो गया। अगर ये नहीं होगा तो आपको f बराबर r/2 होगा। क्या होगा? f बराबर r/2। यही दोनों संबंध होता है। तब आपके ऑप्शन पे निर्भर है कि आप कौन सा ऑप्शन वहां पे दिया गया है आपको। ठीक है,
एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है, तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी? देखिए वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है, यानी आर जो है 32 सेंटीमीटर है, और हमारा एफ निकालना है। तो एफ बराबर क्या है? अभी तुरंत हम लोग देखे थे, एफ बराबर था r/2, ठीक है, r/2। तो r कितना है? 32 है, तो 32 को जब काट देंगे, 2 से आधा कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 16। तो हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा? f बराबर 16 सेंटीमीटर हो जाएगा। एक बात और बता दूं मैं आपको कि जो वक्रता त्रिज्या होता है r जो होता है f से दुगुना होता है। f से कितना होता है? दुगुना। तो इसीलिए इसको अगर आधा कर देंगे तो f निकल जाएगा, और f दिया रहेगा तो इसको क्या निकाल सकते हैं हम लोग? r निकाल सकते हैं। एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, तो उसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगी? देखिए वहाँ पे वक्रता त्रिज्या दिया गया था, लेकिन यहाँ फोकस दूरी दिया गया है। तो हमारा यहाँ फोकस दूरी दिया गया है एफ बराबर कितना है? 10 सेंटीमीटर। हमें निकालना क्या है? आर। तो आर बराबर क्या था? 2f था, यानी 2 का 2 और गुना f कितना था? 10। तो 10 दूना क्या हो जाएगा? 20 सेंटीमीटर। यानी हमारा फोकस वक्रता त्रिज्या कितना हो जाएगा? 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। वक्रता त्रिज्या क्या होता है? फोकस दूरी से दुगुना, इसलिए 10 दूना 20, दुगुना हो गया। किसी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी तथा उसकी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है? देखिए जो फोकस दूरी होती है वो वक्रता त्रिज्या की क्या होती है? तो आधी होती है। अभी देखे थे ना, वक्रता त्रिज्या r था, तो f क्या था? r/2, यानी r से आधा आ रहा था f ना, तो इसीलिए f जो है त्रिज्या से जो होता है ना, वक्रता त्रिज्या उससे आधा होता है, ठीक है, आधा। गोलीय दर्पण के ज्यामिति केंद्र को क्या कहते हैं? तो गोलीय दर्पण के ज्यामिति केंद्र को ध्रुव कहते हैं। क्या? ध्रुव। ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली, ठीक है, रेखा को क्या कहते हैं? वो कहते हैं मुख्य अक्ष। क्या कहते हैं उसे? मुख्य अक्ष। जब वस्तु अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र यानी C पर हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो जब भी अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर होता है तो प्रतिबिंब भी कहाँ बनता है? C पर ही बनता है। किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा बिंब से बड़ा पाया गया तो वस्तु की स्थिति कहाँ होना चाहिए? किसी बिंब का जो है ना अवतल दर्पण द्वारा बनाया गया है, वो उसका प्रतिबिंब आभासी है, सीधा है और बिंब से बड़ा है, तो वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए? तो जो वस्तु की स्थिति होनी चाहिए वो होनी चाहिए दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच, यानी P और F के बीच में होनी चाहिए। किसी लेंस की क्षमता P और उसकी फोकस दूरी F में क्या संबंध है? देखिए P और F में क्या संबंध है? तो इसमें देखिए P मतलब होता है क्षमता, ठीक है, तो 1/f होता है यहाँ पे, ठीक है, 1/f। चेहरा देखने के लिए सामान्यतः किस प्रकार का दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो चेहरा देखने के लिए समतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। कौन सा? समतल दर्पण। लेंस के आवर्धक का व्यंजक लिखिए। देखिए लेंस के आवर्धक का व्यंजक मतलब आवर्धन क्या होता है? m होता है, तो m बराबर क्या होता है? -v/u। तो ये आपका सही हो जाएगा। उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव होता है, तो उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव क्या होता है? हमेशा क्या होता है? वो होता है सीधा, हमेशा सीधा बनता है उत्तल दर्पण से। यहाँ 2 का अवतल हो गया है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा होती है, तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? ऋणात्मक, और उत्तल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा धनात्मक होती है। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और इससे आपको बहुत ही मदद मिला होगा। तो फिर मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।